नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। प्राचीन धरोहरों और भव्य महलों के लिए प्रख्यात मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहर को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम की सूची में शामिल किया है। दोनों शहरों के लिए इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में शामिल ओरछा और ग्वालियर की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी और इस सकारात्मक बदलाव का शहरवासियों को भी भरपूर लाभ मिलेगा। तो क्या है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम और इससे इन शहरों में क्या बदलाव होंगे, आइए समझते हैं। यूनेस्को की अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में एमपी के दो शहर ग्वालियर और ओरछा का विश्व धरोहर शहरों की सूची में नाम। पर्यटन की दृष्टि से ग्वालियर और ओरछा के लिए बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी शहरों की प्राचीन धरोहरों को पहचान। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनेगा शहर का मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के तहत होगा दोनों शहरों का सौंदर्यीकरण। प्राचीन धरोहरों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर होगा काम। शहरों का होगा विकास, शहरवासियों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के दो शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम की सूची में स्थान दिया है। इसे राज्य के साथ साथ इन शहरों के पर्यटन विकास के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। 15 अप्रैल 2019 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पहले ओरछा और बाद में ग्वालियर के प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों को चिन्हित कर एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में दोनों शहरों के प्राचीन धरोहरों के महत्व को समझते हुए ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इन्हें यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर के वर्ग में शामिल किए जाने का आग्रह किया गया था, जिसे आखिरकार यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया और दोनों शहरों को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में शामिल किया गया। इन दो शहरों के अलावा हमारे देश में सिर्फ वाराणसी और अजमेर पुष्कर को ही इस प्रोग्राम के तहत चिन्हित किया गया है। यूनेस्को की अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम की सूची में जुड़ने के बाद आने वाले समय में ग्वालियर और ओरछा की शक्ल बदलने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ स्थित ओरछा का राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसे कई प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर और महल हैं, जिसे देखने के लिए हर साल पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। ओरछा की ही तरह 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ ग्वालियर भी मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर और प्रमुख शहरों में से एक है, जहाँ गुर्जर प्रतिहार राजवंश से लेकर तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया राजवंश ने राज किया, जिनमें सबसे मशहूर है मानसिंह पैलेस, गुजरी महल और सहस्त्रबाहु मंदिर। इसके अलावा भी कई ऐसी धरोहरें हैं जिन्हें देखने देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और अब यूनेस्को की प्रोग्राम में शामिल होने के बाद इन सभी धरोहरों का विशेष रूप से सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा और प्राचीन अवशेषों को आधुनिक तकनीक की मदद से संरक्षित किया जाएगा। पर्यटन विभाग और यूनेस्को की टीम आपसी सामंजस्य से विचार परामर्श और गहन अध्ययन के बाद एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे। इसके अनुसार दोनों स्थानों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण पर काम किया जाएगा। जिसमें मुख्य तौर पर स्थानीय लोगों की जरूरतों को समझते हुए जगह की भावना को मजबूत किया जाएगा। व्यापार के साथ सर्विस क्षेत्र में आमदनी की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। पर्यटकों के आने से व्यापार बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, जिससे जमीन और प्रॉपर्टी के बेहतर दाम भी मिलेंगे। यहाँ की प्राचीन धरोहरों और महलों के रखरखाव, बहाली और पुनर्वास के लिए ज्यादा राजस्व मिलेगा। बेहतर योजना और उच्च स्तरीय डिजाइन के साथ पर्यटन स्थलों का विकास होगा। बेहतर सुविधा और सुनियोजित व्यवस्था से पर्यटन में भी तेजी से वृद्धि होगी।
अभी हाल ही में हुई सरकार की कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को समझते हुए इन पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए अभी से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी मिली है कि अगले साल यूनेस्को की टीम भारत आएगी और यहाँ के प्राचीन धरोहरों को देखने और गहन अध्ययन के बाद दोनों पर्यटन स्थलों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें स्थानीय पर्यटन विभाग के सुझाव और परामर्श के साथ स्थानीय लोगों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर विकास की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। तो जैसा कि इन तस्वीरों में आपने देखा होगा, ग्वालियर और ओरछा के प्राचीन मंदिर और महल ये काफ़ी प्रख्यात हैं। मध्य प्रदेश के अलावा भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं और इन जगहों का आनंद लेते हैं। लेकिन एक और बड़ी उपलब्धि अब मिली है, यूनेस्को ने अभी से शामिल कर लिया अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की फहरिस्त में, और इसमें शामिल होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब इस क्षेत्र में केंद्रीकरण होगा, डेवलपमेंट को लेकर और अच्छे से काम किया जाएगा। एक नई डिज़ाइन, अल्ट्रा टेक्नोलॉजी जो है, नई टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ के जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनके संरक्षण पर काम होगा और इस क्षेत्र को और ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और इससे जो है डेवलपमेंट होगा। खासतौर पर पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्र में और ज़्यादा रोजगार बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी और यहाँ पर पर्यटकों की जो संख्या है उसमें भी आने वाले समय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में अभी तक भारत के 2 और शहर वाराणसी और अजमेर पुष्कर ही ऐसी जगह हैं जिनको इस यूनेस्को की अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में शामिल किया गया है। और उसके बाद ये सौगात मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 शहरों को मिली है और उनमें ये 2 नाम जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर वो सामने आए हैं, ग्वालियर और ओरछा। और ये आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर निकल कर सामने आएगा, ऐसा माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि यूनेस्को की टीम अगले साल यानी कि 2021 में भारत आएगी और इस पूरे जो प्रोग्राम है उसको लेकर रणनीति के तहत काम किया जाएगा। पर्यटन विभाग और यूनेस्को की टीम मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार करेगी और उस मास्टर प्लान के आधार पर इस पूरे क्षेत्र का, खासतौर पर जो पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं उनका विकास कैसे किया जाए उस पर जो है कार्य किया जाएगा। तो पर्यटन क्षेत्र में एमपी की बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ आज हमारी विशेष मेहमान जुड़ने जा रही हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। ताज नायर जी हमारे साथ हैं, पुरातत्व विशेषज्ञ, उनसे हम चर्चा करेंगे ग्वालियर और ओरछा की इस बड़ी उपलब्धि पर। ताज नायर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सबसे पहला सवाल आपसे लेंगे, पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यूनेस्को की नेशनल हेरिटेज की लिस्ट में ग्वालियर और ओरछा का नाम सामने आया है। क्या आपको क्या लगता है, इससे कितना बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा, खासतौर से इन 2 पर्यटन स्थलों में? पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखेंगे ग्वालियर और ओरछा, ग्वालियर तो एक फोर्ट सिटी ऑफ फोर्ट है, टेम्पल्स इतने हैं और इन सब इनकी रख रखाव, कंजर्वेशन, इन सब में बहुत आगे निकल गए हैं मध्य प्रदेश सब लोगों से। आई एम स्टिल स्टेइंग इन केरला, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है जितना मध्य प्रदेश में मैं देख रही हूँ। इट्स अमेजिंग थिंग फॉर मी कि ऐसा हो गया है, मैं उसको बयां नहीं कर पा रही हूँ। और ये जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केपिंग है, पहले तो पर्टिकुलरली एक चीज को ही देखा जाता था, मतलब एक मॉन्यूमेंट के कंसंट्रेशन ज्यादा रहता था, पर अब तो पूरी सिटी को डेवलप करने के लिए मास्टर प्लान आई है। ये ऑफ कोर्स एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और बाकी जो लोग हैं इनसे काफी रोजगार जुड़ने की संभावना भी है। ताज नायर जी, इस पे जानना चाहूँगा, अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम जिस पे मैंने जब यूनेस्को की साइट पे चेक किया तो उसमें कई तरह की चीज़ें लिखी हुई थी, जो एलिमेंट्स होते हैं समाज के उनको जोड़कर एक जो प्रोग्राम है तैयार किया जाता है। इसमें व्यापारियों से लेकर जो प्रमुख स्थल है पर्यटन के उनको जोड़ा जाता है, जो नेचुरल रिजर्वर्स है, तालाब है, महल है, उनको सबको जोड़कर एक प्रोग्राम बनाया जाता है। कैसे काम करता है ये जो लैंडस्केप प्रोग्राम है, यूनेस्को इस पर किस तरह से काम करती है, और पर्यटन विभाग और ये, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों एक आपसी सामंजस्य से इस पर काम करते हैं, तो किस तरह से होता है ये काम?
यूनेस्को पहले तो जो लोकल लोग हैं उनको भी इनको इसमें इंक्लूड करने के लिए कहते हैं। सेम टाइम म्युनिसिपैलिटी है, स्टेक जी होल्डर्स है, पार्टनर्स हैं, इन सबको इसमें इंक्लूड करने के लिए इसमें मेन जो होता है वो जो लोकल पीपल होता है, जी उनकी हेरिटेज है, उनको ये कंजर्व करके रखना है। उन्हीं के थ्रू जो लोग आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे या जो इंटरेस्टेड है इन सब चीजों को देखने के लिए, उनके कारण ही आने की संभावना ज्यादा रहता है। अब जी ये अर्बन लैंडस्केपिंग इसीलिए कहा जाता है कि अर्बनाइजेशन की तरफ जब कोई देश बढ़ता है तो जो रूरल एरियाज हैं उसको छोड़ के अर्बनाइजेशन की तरफ आते हैं, तो अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा होता है कि इसका हेरिटेज का लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है। तो जी यूनेस्को एक बहुत बड़ी इसकी स्टैंड है यूनेस्को का, इसे आगे बढ़ाने के लिए वो फंडिंग करती है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इनके, जैसे हम नेचुरल कैलामिटीज से इसको दूर रखते हैं, जी उनमें वो हेल्प करते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। और बहुत सारी चीजें जैसे साधारण जैसे फ्लड के बारे में, और जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं लोगों को सिविक सेंस नहीं होता है कि ये हेरिटेज हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्पफुल होगा, जी उसको कंजर्व करके रखना चाहिए। वो जी मेन चीज लोगों में एक कहते हैं कॉन्शियस डेवलप करना चाहिए, जी तभी ये चीजें आगे बढ़ सकती है। जी तानर जी, अभी आपने कहा कि जो नेशनल हेरिटेजेस हैं और ये जो प्राचीन पुरातत्व अवशेष है जिनका बहुत महत्व होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसको लेकर लापरवाही बरती जाती है। इसी पर मैं आना चाहूँगा कि ये तो यूनेस्को तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, हमारे भारत में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं और किस तरह से काम कर रही हैं? क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से भी ये लगता है कि हमारे भारत में नेचुरल रिसोर्सेज और प्राचीन महलों की कोई कमी नहीं है, भरमार है। पर यह भी देखने को मिला है कि इनके रखरखाव में कहीं ना कहीं जितना काम किया जाना चाहिए वो उतना किया नहीं जा रहा है। चाहे भले ही मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इन जगहों पर जाकर महसूस किया है कि इन पर और बेहतर काम किया जा सकता है, पर ऐसा किया नहीं जा रहा है। हाँ, लोग एक तो ये एक सबसे लोगों को ये लगता है कि ये मनी मैटर्स नहीं है, ये एक जी एंजॉयमेंट का साधन है। लोगों को ये लगता है गए जी और देख लिया हो गया, पर वो ये नहीं सोचते ये जो कलाकृतियां हैं ये मॉन्यूमेंट्स फिर नहीं बनेंगे। एक बार वो डिके हो जाएं, उनका कंजर्वेशन प्रॉपरली नहीं करेंगे तो ये स्पॉइल हो जाएगा, ये जी फिर रहेगा ही नहीं। उसके लिए जी जो कमिंग फ्यूचर जनरेशन है उनको इसके बारे में थोड़ा सिखाना चाहिए कि कैसे कंजर्व करके रखना है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी चीजें, जैसे खजुराहो डांस फेस्टिवल वगैरह होता है, इस टाइप के लोगों को जो इंटरनेशनल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है वैसे करना चाहिए। टूरिज्म क्लीननेस अच्छे से रखना चाहिए तो भी लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं। वैसे बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इनके लिए काम करती है, जैसे इंटैक है, धरोहर, ऐसे करके बहुत सारे एनजीओज इनके लिए काम करते हैं। जी पर जी फंडिंग एक मेन प्रॉब्लम होती है। यूनेस्को के पास फंड है, वो जी म्युनिसिपैलिटी या लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। जी जी। तो मैम अगर फंडिंग की और बात करें, इंडिया में जैसा हाँ देखा जाए जी जी इंडिया में देखा जाए तो हेरिटेज के लिए एएसआई के अलावा और कुछ हमारे पास एजेंसीज नहीं है ज्यादा जी जो फंडिंग गवर्नमेंट से ले सकती है। इसके लिए जी सरकार को ही कोई इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। जितना आप इसको डेवलप करेंगे उतना आपका टूरिज्म बढ़ेगा, सर्विस इंडस्ट्री बढ़ेगी। जैसे आपको प्रॉपर इसके लिए लाइक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, इंटीरियर में है तो जाने की जी बड़ी परेशानियां होती हैं, उसको आप क्लियर करनी पड़ेगी, जी तभी जी ये और आगे बढ़ सकता है। और जी कंजर्वेशन के लिए जैसे लोग चीजों को खराब करते हैं, मॉन्यूमेंट्स जी को खराब करते हैं, इसमें वंडलिज्म हम कहते हैं, उनको एक लोगों में एक क्या क्या बोले, जी एक जी अवेयरनेस क्रिएट जागरूकता, करना मेन, हाँ, जागरूकता जी की जागरूकता लाने की आवश्यकता ज़रूरत है। है। जी जी। मैम बात करेंगे, इस प्रोग्राम के तहत कहा जा रहा है कि अब ये जो पुरातात्विक अवशेष हैं, जो महल है और मंदिर हैं, उनको लेकर उनके सौंदर्यीकरण पर काम होगा, उनके संरक्षण पर काम होगा। जो शैल चित्र हैं उनको केमिकली जो है उसको और अच्छा और सुंदर बनाया जाएगा, और जो चीज़ें क्षय हो रही हैं यानी कि कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है नेचुरल कैलेमिटीज़ के चलते, उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया काम करती है उस पर थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहेंगे। पहले तो ये लोग एक मास्टर प्लान क्रिएट करते हैं, उसके जी बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं क्या जी क्या करना है,
और फिर टेक्निकली उसको एनालिसिस करते हैं, जैसे अर्थक्वेक होगा तो जी उससे कैसे इसको रिकवर करेंगे। जी लोकल जो पीपल हैं उसको मिसयूज करते हैं, कचरा फेंकते हैं उधर, ये सब चीजें। उसके बाद कंजर्वेशन वगैरह आता है, जी उसको केमिकल ट्रीट करते हैं, और जी जो भी जैसे उसकी स्थिति होती है वैसे ही उसको रेस्टोर करना पड़ता है। जैसे ओल्ड आर्किटेक्चर है तो उसमें जो जो चीजें यूज किया गया था वही पैटर्न पे चीजें यूज करनी पड़ती है। जी और यही सब प्रोग्राम रहता है लोगों का अवेयर करना। जैसे इसमें स्टूडेंट्स को भी वॉलंटियर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं जी इंग्लैंड में थी, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स आके जो भी इंटरेस्टेड हैं, जी जो भी रिटायर्ड पीपल हैं, वो सब इसके साथ जुड़ते थे। उनको वॉलंटरी काम करते हैं, वो ये सोचते हैं ये हमारी धरोहर है या जी हमारी हेरिटेज है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको अच्छे से रखना है। तो एक एक फर्स्ट जब हम कितना भी कुछ कर लें, अगर पीपल में अवेयरनेस नहीं है, जी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी और ये सब चीजों को ये प्रोजेक्ट के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू ये यूनेस्को लोगों के पास पहुंचाती है। जी ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। जैसे कि हम देखते हैं जोधपुर के महलों को, राजस्थान जोधपुर के महलों को आज वहाँ पर उसको इस तरह से सजाया गया है कि वो इतने नए और सुंदर दिखते हैं। उन महलों में लोग जाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसका क्या मापदंड होता है, क्या पैमाना होता है कि किस महल को किस तरह से ले जाना है? जैसे कि अगर हम बात करें ग्वालियर ओरछा के कुछ महल जो है वो 100-100 साल पुराने हैं, तो उसमें क्या रहना संभव नहीं है? क्या कारण रहते हैं कि उनको या फिर एकदम विंटेज लुक दे दिया जाता है जिसमें आप घूम सकते हैं पर वहाँ पर रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है? जबकि हम जोधपुर के महलों में देखते हैं वहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। देखिए हर जगह एक जैसा नहीं होता है। जैसे जी ये बहुत ही ओल्ड होता है जी तो इसका जो हेरिटेज वैल्यू ज्यादा रहती है तो जी लोग इसको यूज करते वक्त वो मिसयूज करते हैं। जी इवन फूड फूड खाते हैं तो उसका वेस्ट वहां डाल देते हैं। और ये सब रख रखाव देखेंगे तो हम आगे ले जा सकते हैं। मगर विदेशों में यूज करते हैं लोग उसको, बहुत सी जगह पैलेसेस लाइक उसको भी यूज करते हैं, एज ए होटल यूज करते हैं। बट दे लोग क्लीननेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। जी मेरे को एक संकोच हो रहा है कहने में जी कि लोग इसकी जो स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। जो जी हम लोग जो स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करते हैं, हाइजीन, वो जी एक मेन कारण है। तो मैम इसके लिए आप क्या कारण, एक तो आपने बताया कि फंड की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, रेवेन्यू जनरेशन भी क्या एक और इशू है? क्या उसको लेकर टारगेट नहीं करती है गवर्नमेंट कि हम एक प्लानिंग के तहत एक टूरिज्म एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें कि जो पर्यटक आए वो इन जगहों से भी होते हुए जाए, ताकि लोगों के साथ साथ यहाँ से अगर गुजरेंगे तो एक रेवेन्यू जनरेट होगा और उसको स्पेशली इन महलों पर, इन जगहों पर, पर्यटन स्थलों पर खर्च किया जाए? क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है? क्या प्लानिंग में भी कुछ प्रॉब्लम है फंडिंग के साथ साथ? या प्लानिंग, जैसे मैंने आपसे कहा, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, जी ट्रांसपोर्टेशन। आप बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, फ्लाइट नहीं होती है, जी ये भी एक मेन कारण है। जी और ये सब चीजें इसमें इंक्लूड करती है कि लोग उसको देख के पूरा जगह से लोग गुजरने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट नहीं रहता है या तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ये रहती मेन है। प्रॉब्लम रहती जी जी कोई है। हाँ, स्पेसिफिक ट्रेन या कार की व्यवस्था या बसेस की प्रॉपर व्यवस्था जो है इन पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए जो है नहीं की जाती है, या ये जैसे वाकई में। भारत दर्शन है, पैलेस ऑन व्हील्स, इस टाइप के पैटर्न पे चलेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। जी जी मैंने काफ़ी सारे मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा, अभी हाल ही में मैं मांडू से होकर आया था। ये एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन महल हैं, जहाज महल, जिनमें से शायद आपने इनमें से नाम सुना होगा। मैं वहाँ से गुजरा, यहाँ ये प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है। लेकिन उन महलों में से जब मैं गुजरा तो मैंने देखा कि महल में कहीं काई जमी हुई है, कहीं पानी जो है खराब हो रहा है। ये प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहाँ पर हम यहाँ देख ले। दिखने में महल बहुत सुंदर है, सनसेट आप वहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको आने की इच्छा नहीं होगी, 2-3 बार आपको और जाने की इच्छा होगी। लेकिन फिर भी वहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर्यटक आ नहीं रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ का रखरखाव सही नहीं है। और मेरे ख्याल से दूसरे राज्यों में, कई हाँ, राज्यों में ये यही समस्या है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही चीजें लोगों को मन खराब करते हैं। जैसे जी विदेशी आते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है फॉरेन टूरिस्ट को कि ये हेरिटेज उनके लिए बहुत मायने रखता है। ये सब चीजें देखते हो तो उन लोग ये सोचते हैं कि वी आर केयरलेस, जी हमको अपनी हेरिटेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। इट शोज लाइक वी आर इलिटरेट, इसीलिए हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। जी ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है और भी बहुत सारी चीजें हैं
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कमी है, मगर धीरे धीरे हम कर रहे हैं। तो मगर आप जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे जी इसके बारे में नहीं बताएंगे, तो ये कुछ भी चीजें ठीक होने वाला नहीं है जी जी मैम, ग्वालियर और ओरछा की मेरे बात ख्याल। करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे राजवंशों ने राज किया है, सिंधियाओं से लेकर कई सारे ऐसे राजवंश है जो यहाँ पे राज करके गए हैं। बेसिकली कहें तो एक कल्चरल डाइवर्सिटी आपको अलग अलग समय में देखने को मिलेगी, जहाँ पर अलग अलग मुगलों ने भी राज किया है इसमें। और जब हम देखते हैं इन महलों में तो मुगलों की भी झलक मिलती है इन तस्वीरों में। और आजकल इसको लेकर काफ़ी खैर काम किया जा रहा है। ओरछा काफ़ी प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें प्रायोरिटी जो है महलों को उतना ज़्यादा नहीं दी जा रही है। मैंने अभी अभी जब देखा कृष्ण मंदिर की तस्वीरें मैंने देखी तो वहाँ पे काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, पर वहाँ पर देखा गया कि या फिर फंड की कमी है या उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा। राम राजा दरबार बहुत सुंदर था, लेकिन उसी के आसपास के 2 महल ऐसे थे जिन पर कोई काम ही नहीं किया जा रहा, जबकि ये दोनों प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्या कहेंगे इस पर? ये करना चाहिए। एक तो दो एजेंसीज काम करती है। एक तो जी स्टेट आर्कियोलॉजी होता है जो जी स्टेट गवर्नमेंट के होता है, एक सेंट्रल आर्कियोलॉजी दैट वी आर सीइंग ASI। जी यही दोनों एजेंसीज हैं और ये सब दोनों करते हैं, यही फंडिंग सब करते हैं, और लोकल आदमी इसको छू नहीं सकता है। तो यही इन दोनों को एसोसिएट होकर, नहीं तो ये लोग किसी के पार्टनरशिप में सरकार जी के साथ मिलकर भी इसके लिए कोई काम कर सकते हैं। जी जी मैम, शहरवासियों के लिए किस तरह से देखते हैं, क्या लाभ मिलेगा अब जब यूनेस्को की इस लैंडस्केप प्लान के अंतर्गत आ गए हैं दोनों शहर, तो आने वाले समय में क्या लाभ मिलेगा शहरवासियों को, किस तरह से देखते हैं इसे? ये हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केपिंग जिसे हम जी हल कहते हैं, जी इसमें ये होता है कि वो पूरी सिटीज की फेज चेंज करते हैं। जी जी पहले तो हम एक मॉन्यूमेंट पे ध्यान देते थे, ये पूरी सिटी पे ध्यान देंगे। एक तो रोजगार बढ़ेगा, जैसे टूरिज्म है, और होटल्स एंड लॉजेस, इसकी भी जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं जी उसको जी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। जी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी बढ़ सकता है। और जो जी लोकल वहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट होगा, उससे भी उनका रेवेन्यू बढ़ने की ज्यादा उम्मीद है मुझे। जी और of course we are using entry tickets pass for them, ये भी एक रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया है। जी मैम, समय हमारे पास सीमित है। एक आखिरी सवाल के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूँगा। मैम, जैसे हम देख रहे हैं पर्यटन स्थल में पर्यटक भी बढ़ते हैं और उसके साथ क्षेत्र में प्रदूषण भी बढ़ जाता है, तो उसको आपके हिसाब से क्या लगता है इसमें नियंत्रण करने कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? इसको लेकर कुछ आप अपनी तरफ से कुछ टिप्पणी देना चाहें? हाँ, हेलो, जी 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 मैम, आपको आवाज़ पहुँच रही है? से अगेन। जी मैम, या जैसे पर्यटन स्थलों में अब नए नए प्लान, यूनेस्को के प्लान के अंतर्गत पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगती है उन पर्यटन स्थलों में, लेकिन ये देखने को मिला है कि यहाँ पर प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसको नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर आपकी एक टिप्पणी चाहेंगे आखिरी में? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मापदंड रखे हैं इसके लिए, जी जैसे ऑयल इंडस्ट्री या लेदर इंडस्ट्री, इन सबको दूर उस एरिया से दूर सेटअप करने का है। और ऑयल इंडस्ट्री, ये सब, इन सब चीजों को दूर रखने का है। और वो जैसे पानी पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, जी इसको कंट्रोल करने का है। ये सब लोग गवर्नमेंट सेटअप करते हैं। मैंने फिर भी आपसे मैं कह रही हूँ, गवर्नमेंट कुछ भी करें या हम कुछ भी कहें, वो नहीं है। वो एक एक इंसान को पहचान होनी चाहिए, ये हमारा जी हेरिटेज है, इसको हम कैसे आगे तक ले जाएं, है जी हमारा, इट्स अ लेगेसी, यू नो। हम आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको कैसे कंजर्व करके आगे ले जाएं, ये एक एक इंसान को सोचना है। सिर्फ गवर्नमेंट सोचने से या यूनेस्को आने से कुछ नहीं होता है। जी उनके साथ सबका कोलैबोरेशन होना चाहिए, सारे लोगों का कोलैबोरेशन होना चाहिए। साधारण आदमी जो वहाँ रहता है, लोकल पीपल, उनको उस चीज की पहचान होनी चाहिए, तभी ये सब चीजें सक्सेसफुल हो सकता है। जी शुक्रिया ताज नायर जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ ही पुरातत्व विशेषज्ञ ताज नायर जी, जिन्होंने सीधे तौर पर एक बात कही है कि यूनेस्को की अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम तो आ ही रही है, ये एमपी के लिए बड़ी उपलब्धि भी है, लेकिन ये भी समझना होगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों को भी अपने पुरातात्विक अवशेषों के महत्व को समझना होगा, वहाँ की चीज़ों के रखरखाव और उसको पर्यटन स्थल के रूप में अगर डेवलप करना है तो उसके महत्व को समझना होगा। कोरोना काल में जब पर्यटन सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, ऐसे में ये एक सुखद खबर निकलकर सामने आई है। आने वाले भविष्य में स्पष्ट हो पाएगा कि इन क्षेत्रों में किस तरह की तब्दीलियाँ होती हैं और पर्यटन
पर्यटन विकास के क्षेत्र में क्या कुछ डेवलपमेंट हमें इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ये खैर भविष्य में देखने को मिलेगा, लेकिन इस वक्त ये सबसे महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।